हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटा प्रेप में आपका स्वागत है। और आज के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेस एंड द सॉल्ट। इस जीटा प्रेप को आप सब्सक्राइब करके रखें। क्लास 10th 11th 12th 9th 8th सब की क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। जीटा प्रेप को आप यूट्यूब पे, जीटा प्रेप को आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको जो भी क्लासेस होंगी वो क्लासेस के आपको नोट्स एज इट इज आपके पास मिल जाए। सो आसपास हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं, ऐसे सब्सटेंसेस देखे हैं जिनको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एसिड बेस और सॉल्ट के बेस पे। अब यहाँ पे दो चीजें मैं आपको एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे आपने आसपास, जैसे कुछ मैं खाने की चीजों का नाम लेता हूँ, जैसे रसगुल्ले हो गए, जलेबी हो गया, इसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। हाँ हाँ, पानी मतलब आपके चेहरे पे मुस्कान आ रही है, उसके साथ साथ क्या आ रही है, आपके मुंह में पानी आ रहा है, यानी सलाइवा आ रहा है। सलाइवा को आपने टेस्ट किया है? आई एम श्योर आपने किया होगा। अगर सलाइवा को आपने टेस्ट किया है तो आप ये बताओ सलाइवा का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा, मीठा या फिर कड़वा होता है? इसको हम लोग पढ़ने के साथ साथ आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हम लोग जो चैप्टर 2 है इसमें से आज की क्लासेस सारी थ्योरी बेस्ड होने वाली है। पार्ट 1 में यानी पूरा चैप्टर हम लोग थ्योरी का कवर करेंगे। जिसका सेकंड पार्ट होगा तो जो चैप्टर के सॉल्यूशन और क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो एसिड बेस और सॉल्ट को सबसे पहले हम लोग एसिड को समझना चाहते हैं, एसिड है क्या। तो जनरली जैसे हम लोग पढ़ते हैं एसिड क्या है, जो चीजें खट्टी हैं, जैसे नींबू, नींबू का टेस्ट कैसा है? खट्टा है। इमली आपने टेस्ट करी होगी, इमली का टेस्ट कैसा है? खट्टा है। आपने जैसे हमारे बॉडी में स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग, पसीना, पसीना को आपने टेस्ट किया है? अरे हाँ यार, झूठ मत बोलो, टेस्ट किया ही होगा। कैसे? जैसे आपको कभी पसीने होते हैं और आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो ट्रेवल करके कहाँ तक पहुंच जाता है? मुंह तक। आपने टेस्ट किया है? वो भी कैसा होता है? तो एसिडिक एंड सॉल्टिक होता है, मतलब एसिडिक सॉल्ट होता है। सो एसिड को हम लोग अगर प्रॉपर्टी के बेस पे बोलें तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या होते हैं, जो कि श्योर इन टेस्ट खट्टे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है एसिड। अ सब्सटेंसेस व्हिच इज कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, जो सब्सटेंसेस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम बोलते हैं एसिड। या फिर वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वाज में, उनको हम बोलते हैं एसिड। और एसिड अपने आप में कैसा होता है? कोरोसिव इन नेचर होता है। ऐसा डेफिनेशन आपको अगर ऐसी कोई चीज बताते हैं कोई, तो ये डेफिनेशन नहीं, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। व्हाट डज मीन बाय एसिड? तो ऐसा समझो कि एनी सब्सटेंसेस व्हिच इज गिव्स H+ आयन इन एक्वास इज नोन एज अ एसिड। मतलब सरल भाषा में अगर किसी भी एसिड को हम इस एक्वाज, यानी एक्वाज टर्म आते ही आपको ध्यान देना है, पानी का सोल्यूशन एक्वाज में, यानी सॉल्वेंट क्या होगा? पानी होगा। इस एक्वाज में अगर डिसॉल्व करें तो ये हमेशा, जैसे मैंने HCl ले लिया, डिसॉल्व करें तो ये मुझे H+ आयन देगा। अगर H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है विच मींस वो एसिड है। तो एसिड की डेफिनेशन क्या होगी? एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑफ H+ आयन इन एक्वास सॉल्यूशन इज नोन एज अ एसिड। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना होगा। सर एसिड मींस, अगर हमने एसिड का नाम लिया तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? सर एसिड का हमने नाम लिया तो हमारे दिमाग में होना चाहिए H+ आयन। सर ये H+ आयन, ये H+ आयन आया कहां से? तो क्या इसमें सर बेस पढ़ेंगे उसके बाद क्या इसमें OH- आयन भी है? तो समझते हैं। जैसे वाटर को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, इसमें दो चीज मिलती है। एक क्या मिलता है? H+, दूसरा क्या मिलता है? OH- आयन। मतलब एसिड में दोनों चीज प्रेजेंस होता है, H+ भी होता है और OH- आयन भी होता है। लेकिन OH- आयन की जो ये नंबर ऑफ आयन्स हैं इसकी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, और ज्यादा इसमें कौन होता है? H+ आयन। तभी हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एनी सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स H+ आयन इन एक्वास, वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हमारे पास एसिड है तो जितने भी एसिड के आप एग्जांपल ले लो, सब में से मोस्टली, अच्छा हाँ एक चीज और ध्यान देना, ये हम लोग 10th बेस पे पढ़ रहे हैं, जब यही हम 11th में पढ़ते हैं एसिड बेस, तो देयर आर 3 थ्योरी, लुईस की है, ब्रोस्टेड की है, वहां पे हम लोग कई सारे
थ्योरीज पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग अलग चीजें पढ़ते हैं, वहां पे अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे HCl है, बोलोगे सर इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या मिलेगा, H+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। जैसे H2SO4 है, दिस इज नोन एज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। नाम भी याद रखते चलना। इसमें क्या निकलेगा सर, H+ निकलेगा और क्या में निकलेगा सर, HSO4- निकलेगा। तो इसमें भी हमने क्या देखा, इसमें भी H+ आयन है, इसमें भी क्या देखा हमने, ये भी H+ आयन है। लेकिन आप सोच के देखो, H+ आयन फ्रीली एग्जिस्ट करता है क्या, तो बोलोगे नहीं, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे नहीं करता, सोचो पहले, हाइड्रोजन है ये, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया अगर इसने, तो इसके पास अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 0। बिना इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं। ये H+ आयन हमने निकाला कहां से, इसको कैसे बोला, तो यहां पे आप ध्यान दोगे, जैसे हमने लिखा HCl का जब एक्वास सोल्यूशन बनाया यानी वाटर के साथ, तो हमें पता है HCl में से H+ आएगा, तो हम इसको लिखते हैं H2O और H+, इन दोनों को साथ में जब लिख देते हैं इसको हम लिखते हैं H3O+ आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसके साथ क्या मिलेगा सर, Cl- आयन मिलेगा। मतलब जो भी H+ होगा वो H+ किस फॉर्म में होगा सर, इस हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, तो ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होगा। तो यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है एन एसिड कंटेन, तो एसिड कंटेन करता है H+ आयन, यस कंटेन करता है H+ आयन, और इसकी जो नंबर ऑफ H+ आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। लेकिन एसिड कंटेन करता है एज वेल एज OH- आयन, लेकिन इसकी नंबर ऑफ आयंस की संख्या क्या होगी, बहुत कम होगी। आगे बढ़ते हैं। हमने समझा कि सर एसिड क्या होता है, तो एनी सब्सटेंसेस व्हिच गिव H+ आयन, वो सबको हम लोग क्या मानते हैं, एसिड। जैसे हमारे कुछ नेचुरल एसिड हैं, एसिटिक एसिड हो गया, टर्मरिक एसिड हो गया, आगे हम और भी देखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, ये सब नेचुरल एसिड है। एसिड का क्लासिफिकेशन भी आगे हम लोग करते हैं। तो हमने पहले क्या सीखा, एसिड। एसिड को कैसे डिफाइन करोगे, एनी सब्सटेंसेस और एनी सब्सटेंसेस व्हिच गिव H+ आयन इन एक्वास इज नोन एज अ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज हैं, ये कैसा होता है सर, टेस्ट में खट्टा होता है, और ये कैसा होता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी किसमें कंडक्ट करता है, एक्वास में। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे HCl है सर, ये एसिड है, इस HCl में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब तक नहीं करेगा जब तक ये मोल्टेन स्टेट में नहीं आएगा, या फिर तब तक नहीं करेगा जब तक एक्वास नहीं बनेगा। क्यों सर, क्योंकि जैसे ही एक्वास में आएगा, दे आर डिसोसिएटेड इनटू द आयन, यह आयन में टूट जाएगा। और यही आयन, मतलब ये जो पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, यही हेल्प करेंगे इसको, किस लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हेल्प करेंगे। तो इसीलिए है किसमें कंडक्टिविटी लाता है, सिर्फ एक्वास में लाता है। दूसरा, कोरेसिव इन नेचर। कोरेसिव इन नेचर का मतलब यह है इसमें क्षमता है, या किसी मेटल को या किसी, जैसे हमारे ह्यूमन के ऊपर भी एसिड पड़ा, ये क्या कर सकता है, अगर एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, पीएच वैल्यू कम है, तो वह डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब ये क्या करता है, कोरोसिव इन नेचर होता है। एक टर्म आपने देखा होगा सर, लिटमस पेपर, ये क्या होता है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिटमस पेपर, एक सेकेंड, तो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर आगे चल के पढ़ेंगे भी, बस इंडिकेटर क्या करता है, अ सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प्स टू इंडिकेट एसिड और द बेस, मतलब जो एसिड और बेस को पहचानने में मदद करता है, वो क्या होता है, इंडिकेटर। तो लिटमस पेपर क्या है, एक टाइप का इंडिकेटर है। ये कहां से मिलता है सर, लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये लाइकेन का प्लांट होता है जिससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपको यह लैब में, अगर आपके स्कूल में लैब होगा तो लैब में आपको देखने के लिए मिलेगा भी। और अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हो तो लिटमस पेपर आपको देखने के लिए कैसा दिखेगा, तो लिटमस पेपर आपको देखने के लिए कुछ ऐसा दिखता है। जस्ट सेकेंड, ओके ओके, इमेज, ये है लिटमस पेपर। यस, लिटमस पेपर आपको एकदम पेपर, कागज की तरह दिखेगा, लाइक दैट। ये देखो, ये लिटमस पेपर है।
तो ये लिटमस पेपर है। ये लिटमस पेपर आपको ऐसा दिखेगा, जो हेल्प करता है हमें इंडिकेट करने के लिए कि इसमें एसिड है कि बेस है। किसी सब्सटेंसेस में एसिड और बेस को इंडिकेट करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? इस लिटमस पेपर का यूज करते हैं। सो लिटमस पेपर आपने समझ लिया, और याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। सर एसिड क्या करता है? सर एसिड करता है, एसिड स्टैंड फॉर द ए। ये ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करता है? सर आर। ए के बाद क्या आता है? सर बी, फिर देन आर आता है। मीन्स एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड में। याद रखना, कई बार ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। सो आगे बढ़ेंगे और हम आते हैं टाइप्स ऑफ एसिड में। तो टाइप्स ऑफ एसिड में हम लोग इसको कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला क्लासिफिकेशन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक एसिड। नाम से नहीं पता चल रहा है? स्ट्रॉन्ग मतलब जो मजबूत होगा, वीक जो कमजोर होगा। यानी स्ट्रॉन्ग बनेगा कैसे? सर स्ट्रॉन्ग बनेगा जब उसके पास पावर होगी। पावर होगी मतलब जैसे कोई व्यक्ति मजबूत तब होगा, कब होगा? जब उसके पास शक्ति होगी। या कोई भी पॉलिटिशियन मजबूत कब होता है? जब उसके पीछे जनता होती है, नंबर ऑफ जो सिटीजन्स है वो ज्यादा होते हैं। मतलब ऐसे समझो सर, कोई सब्सटेंस अगर लिए हम इस एक्वाज में अगर हम डाल रहे हैं, मान लो हमने लिया HCl, अब इस एक्वाज में डाला, सर ये डिसोसिएट होके इसमें पूरा पूरा घुल जाए, यानी पूरा 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 घुल के ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में बदल जाए। मतलब सब्सटेंसेस विच इज कंप्लीटली डिसोसिएट एंड गिव्स H+ आयन, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। कंप्लीट स्ट्रॉन्ग, कंप्लीट स्ट्रॉन्ग मतलब जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा और H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग। साथ ही साथ विच इज डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, पार्शली डिसोसिएट मतलब जो पूरा नहीं घुलेगा, पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, पूरा आयनाइज नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वीक। तो वीक मतलब यहां से हमने ये सीखा, वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब कंप्लीटली आयनाइज्ड, कंप्लीटली आयनाइज्ड। वीक मतलब पार्शली, पार्शली का मतलब होता है नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड। जो भी सब्सटेंसेस कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे और H+ आयन देंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? HCl एंड H2SO4। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड। ऑन द अदर हैंड जो हमारा वीक एसिड के एग्जांपल है सब लैक्टिक एसिड। यस यस यस, लैक्टिक, दही में पाया जाने वाला एसिड, जो दही में होता है वो क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड चींटियों में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड आपने एक देखा नहीं है? चींटियां एक के पीछे एक चलती रहती हैं, किसके कारण चलती रहती हैं? स्पेशल टाइप का वो सब्सटेंस से प्रोड्यूस करती हैं। एक लाइन में चींटियों को चलते हुए देखा होगा ना, और कभी सोचा नहीं है सर ये लाइन क्यों नहीं तोड़ती, सेमी लाइन में क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ द टू थिंग, वो स्पेशल टाइप का सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती हैं, स्मेल प्रोड्यूस करती हैं। अनदर थिंग फॉर्मिक एसिड, उनमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। और आगे बढ़ते हैं तो इसी एसिड को हम लोग और क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप में, एक तो ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक, अच्छा आपने कभी मार्केट में गए हो? अगर आपने मार्केट में गए होगे तो लिखा होता है ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, ऑर्गेनिक थिंग। ऑर्गेनिक डज मीन विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेचर, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द, डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेचर, जो प्लांट से, जो नेचर से बिना कुछ किए डायरेक्ट वहां से ऑब्टेन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक। तो जो भी सब्सटेंसेस हम लोग प्लांट या एनिमल से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक। जैसे लैक्टिक एसिड, राइट, जैसे सिट्रिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड किसमें होता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड में। सिट्रिक एसिड किसमें होता है? तो यह लेमन जैसे सब्सटेंसेस में पाया जाता है, यानी नींबू में। नींबू में खट्टापन किसके कारण आता है? सिट्रिक एसिड। दही में खट्टापन किसके कारण आता है? लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड ये विनेगर में होता है। तो विनेगर, ये सारे सब्सटेंसेस हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सर सिंपल है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल से लैब में बनाते हैं या जो अर्थ में ऑर्गेनिकली उनका मेटल का यूज करके बनाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया। HCl का नाम याद है ना, क्या है? बोलो बोलो बोलो, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 इसका क्या नाम है सर? नाइट्रिक एसिड, नाम मत भूलना। फिर जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं या ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? वीक। मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। आपने देखा होगा जैसे चींटी आपको कई बार काटती है और काटने पे आपको थोड़ा सा क्या होती है? स्वेलिंग आ जाती है और थोड़ी सी क्या क्या होती है? ईचिंग होती है। किसके कारण होती है? जो उस चींटियों में जो क्या प्रेजेंस होता है? एक स्पेशल टाइप का एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंस होता है, जिसके कारण हमें ईचिंग होती है। और भी आपने देखा होगा कि कभी आपको जैसे मूवी में देखा होगा, मूवी में एसिड अटैक देखा होगा, एक एसिड उठा के किसी के ऊपर कोई फेंक दिया, उसका पूरा चेहरा जल जाता है। मतलब वो एसिड स्ट्रांग है, वो एसिड लैब मेड है। और जो हमारे आसपास के खट्टे सब्सटेंस है, जैसे नींबू खाया होगा आपने, खट्टा तो आता है, एसिड तो है, लेकिन ये स्ट्रांग नहीं है, ये नेचुरल एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। इनको वीक एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है, जिनका मतलब ये हमें डायरेक्ट हार्म नहीं करते, तुरंत हार्म नहीं करते। इनकी मतलब ये समझ सकते हो, इनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। मतलब इन सबको हमेशा ये कौन से एसिड में आते हैं? वीक एसिड में आते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब आपने देख सकते हो यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सीजी वो 10th में आता रहता है। क्या बोलता है? राइट नेम ऑफ द एनी टू एसिड विच इज फाउंड इन द फूड मटेरियल। जो हम लोग खाना खाते हैं, यानी जो हम लोग फूड यूज करते हैं, उसमें से ऐसे 2 एसिड का नाम लिखना है जो कि प्रेजेंस होता है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे टर्मरिन। टर्मरिन में कौन सा एसिड प्रेजेंस होता है? टार्टरिक एसिड। ये आपको बुक में भी दिया है, पहले ही पेज में दिया है। एप्पल कौन सा? मैलिक एसिड। विनेगर कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। टोमेटो कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। इनमें से कोई 2 नाम लिख सकते हो, आपको याद भी रहेगा। सिट्रिक एसिड लेमन में, मैलिक एसिड एप्पल में भी, टोमेटो में भी होता है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में। सो आपको ये याद रखना है, ये नेचुरल सोर्सेस हैं जो फूड मटेरियल में मिलते हैं, और इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना हुआ है। और अब मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ पूरे साल जुड़े रहते हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट थ्योरी इन डेप्थ आपको एनालिसिस कराएंगे, PYQ कराएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो कराएंगे। हम लोग यहाँ पूरी टीम हमारी पिछले 7-8 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, और आपको बता दें लिटरली हर एक साल कम से कम 2-4 बच्चे हर एक साल साइंस में, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं, सिर्फ कोचिंग के नोट्स के दम पे। ये मतलब हमारे यहाँ पे जितनी फैकल्टी है सब आपको कंप्लीट सोल्यूशन यानी कंप्लीट प्रिपरेशन टिल द एग्जाम आपके साथ हम लोग रहने वाले हैं। अब एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों बनता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जानना चाहते हैं केमिकली ये कैसे काम करते हैं। तो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी आती है केमिकल प्रॉपर्टी, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। और क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। आपने कभी किचन साफ करने के लिए एसिड लाया है क्या? बेसिन, और आपने उसमें डाला होगा तो आपको एक अजीब सी गंध लगी होगी या उसमें से अजीब सी गैस निकलती हुई दिखाई देगी। खैर वो उतना हार्ड एसिड नहीं होता है, HCl जैसे उतना हार्ड एसिड नहीं होता, बट एसिड होता है, उसमें से और भी सब्सटेंसेस मिक्सअप होते हैं, बट उसमें से निकलने वाली गैस क्या हो सकती है? हाइड्रोजन गैस हो सकती है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे एसिड की जगह पे सबसे सस्ता बढ़िया एसिड क्या ले लेते हैं? HCl। मेटल की जगह पे क्या ले लेते हैं? जिंक। तो आपस में ये बनाएगा जिंक क्लोराइड, और क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर इसको बैलेंस करना की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? ट्वाइस। अब इसको हम लोग क्वेश्चन में 2 तरीके से पूछ सकता है। पहला, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? मैं यहाँ पे क्वेश्चन अगर नोट करूं तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, रिएक्ट विथ मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तुम्हारे पास आंसर है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट्स फॉर्म द सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस।
यह सॉल्ट बनाएगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। सर ये दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ये कंप्लीट द रिएक्शन बोल सकता है, क्या बोलेगा, बोल देगा HCl प्लस जिंक, फिर यहां पे आपको एरो देके बोलेगा ये क्या बनने वाला है। सो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन ये आपके बुक में भी दिया गया है कि क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, व्हाई पिकल्स नॉट स्टोर्ड इन दी मेटल कंटेनर लाइक द एल्युमिनियम, कंटेनर। तो पिकल्स को एल्युमिनियम कंटेनर में क्यों नहीं रखा जाता? बहुत सिंपल है सर, पिकल्स अचार जो आप खाते हो कैसा होता है, खट्टा सर, एसिडिक होता है, और एल्युमिनियम क्या है, मेटल। तो एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करके क्या कर देंगे, सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और क्या इवॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन गैस, एंड मेक इट इज अ पॉइजनस। मतलब जो उसमें से सब्सटेंसेस बचने वाला है इस रिएक्शन के बाद वो कैसा होगा, पॉइजनस होगा, यानी वह जहरीला हो सकता है, यानी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहां से पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट, एंड क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। इस दो टाइप से या तीन टाइप से क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलेंगे, अगर सेम एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, तो यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखूं, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, एंड दी वाटर बनाएगा। मान लो हमने मेटल कार्बोनेट, कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। सर सॉल्ट के साथ क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। जैसे हमारे पास बुक में ही एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल्स को लूं तो क्या है एग्जांपल, जैसे हमारे पास दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, आई सेड मेटल कार्बोनेट, यानी मेटल का जो कार्बोनेट प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल कार्बोनेट। तो मेटल यहाँ पे क्या है, कैल्शियम, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, ये मेटल कार्बोनेट हो गया। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, और यहाँ पे सॉल्ट, सॉल्ट क्या बनाएगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, और क्या इवॉल्व करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करेगा, और क्या देगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा। सो यहाँ पे आप देखोगे अगर इसको बैलेंस करना चाहूं तो मुझे 2 Cl की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, ट्वाइस, यानी H2 मिल गया, एक ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, कि बैलेंस इक्वेशन है। सो अगर आपसे पूछा जाए मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा या रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, इट्स फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी वाटर। ये आपको कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ सकता है, कंप्लीट द रिएक्शन में नहीं, कहीं पे ये मिक्स कर देगा, जैसे यहाँ पे इसको मिक्स कर देगा और आपको फिलर के फॉर्म में दे देगा। सो यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। तो पहला प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा सर, मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। दूसरा मेटल कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। एंड मोस्ट वन, आगे बढ़ते हैं, अगर मेटल या मेटालिक ऑक्साइड है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, बहुत सिंपल है, कोई भी मेटल ऑक्साइड है एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर। एग्जांपल के लिए जैसे कॉपर ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो कॉपर क्लोराइड बना रहा है और क्या बना रहा है, वाटर। तो हमने थर्ड पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड दी वाटर बनाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इससे पहले एक और हम लोग इसकी प्रॉपर्टी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भी, बाद में आगे भी होगा, बट फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी इसकी कर लेते हैं, व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द बेस, जब ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और और क्या बनाता है, वाटर। फॉर एग्जाम्पल एसिड का सबसे अच्छा जो अगेन है, अगेन जैसे बोलते हैं ना यूनिवर्सल, HCl ले लेते हैं, बेस में क्या ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, तो आपस में ये सॉल्ट बनाएंगे, मतलब Na और Cl ये मिल जाएंगे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, NaCl। इसी को टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, खाने में यूज किया जाता है, और क्या रिलीज करेगा, वाटर। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, तो क्या बोलते हैं, इट्स फॉर्म दी सॉल्ट एंड दी वाटर। सॉल्ट क्या है यहाँ पे, NaCl। सो इसी को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो लिखेंगे व्हेन द एसिड रिएक्ट द बेस एंड फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू बी प्रिपेयर। नोट्स अटैच कर दूंगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं लास्ट में सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। सो ये पूरा वीडियो देखना, फिर आगे हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। तो एसिड को हमने समझ लिया, यस सर समझ लिया। क्या समझा, एसिड क्या होते हैं, अ सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स अ H+ आयन। और एसिड की प्रॉपर्टी समझी हमने, फिजिकल प्रॉपर्टी समझी एंड दी केमिकल प्रॉपर्टी समझी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या समझा हमने, इट इज सोर इन टेस्ट, इट इज कन्वर्ट रेड लिटमस ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, एंड इट इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन क्वाज, एंड इट इज कोरेसिव इन नेचर। फिर हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है। तो हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टी 4। ये सारी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू नो दिस। सो इसी का सेकंड पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बेस। सर बेस, यस यस बेस। बेस यानी आपको ध्यान क्या रखना है, OH- आयन, यानी एनी सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स OH- आयन इन एक्वाज नोन एज अ बेस। यानी हम बेस उसी को बोलेंगे जो पानी में घुलेगा, यानी एक्वाज में घुलने के बाद हमें क्या प्रोड्यूस करेगा, OH- आयन प्रोड्यूस करेगा। समझने के लिए आप ऐसे समझो, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको पानी में डालूंगा कैसे ब्रेक होगा, K+ और OH- में ब्रेक होगा। तो ये यहाँ पे देखोगे क्या मिल रहा है मुझे, OH- मिल रहा है, मतलब ये क्या है, बेस है। तो बेस उनको हम मानेंगे जिसमें क्या होता है, OH- आयन। जैसे NaOH है, CaOH का होल ट्वाइस है, KOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सबको क्या माना जाता है, OH का नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। सो इस बेस की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट, बिटर यानी कड़वा, जो हमें टेस्ट में कैसा दिखे, हल्का सा कड़वा दिखे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो एसिड के लिए हमने सीखा था सर, एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ABR, ABR, ए के बाद बी आता है फिर R। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा, बेस, यानी बी से स्टार्ट होगा, बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, मतलब BRB। जस्ट उल्टा, एसिड का उल्टा बेस। एसिड क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, बेस क्या कर रहा है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। सोपी इन नेचर, सोपी का मतलब ये होता है चिकनाहट, साबुन जैसे ये समझ में आता है मुझे, मतलब चिकना चिकना होता है इसका। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ज्यादातर बेस कैसे होते हैं, चिकनाहट उन बेस में होती है, सोपी इन नेचर होता है। फिर ये कंडक्ट, सेम प्रॉपर्टीज ये मैच करती है बेस के साथ, ये भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन किस में करता है, मोल्टेन स्टेट में, यानी एक्वाज में। यहां पे एक चीज और हमें समझना चाहिए कि जो बेस है, यस सर, इस बेस का दो नाम हम लोग रख सकते हैं। एक तो बेस है ही, दूसरा हम इसको बोलते हैं एल्केलीज। बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। सर सारे सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व होंगे, तो बोलोगे नहीं सर, जो सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको बोला जाता है एल्केलीज। यानी बेस अगर डिसॉल्व होता है वाटर में तो उसको क्या बोला जाता है, एल्केलीज बोला जाता है। एल्केलीज यानी अ बेस व्हिच इज डिसॉल्व इन वाटर इज नोन एज अ एल्केलीज। ये भी ध्यान रखना है आपको। सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद टाइप्स ऑफ बेस, सेम दो टाइप को हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। कौन कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड दी वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड, जो पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा, पूरी तरीके से मिल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। यानी सब्सटेंसेस विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड एंड प्रोड्यूस OH- हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्सी आयन। जैसे एग्जांपल के लिए NaOH, KOH, इसको हम लोग क्या मानते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं। वीक, कमजोर, विच इज पार्शली एनॉइड, जो पूरी तरीके से घुलेगा ही नहीं, उसको क्या मानेंगे, वीक।
और इसके लिए एग्जांपल क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग और दी वीक बेस है। अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहां पे देखेंगे जब भी कोई भी बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। यहां पे इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। ये भी एक टाइप का क्या है, सॉल्ट है। दूसरा, सर जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तब भी क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और क्या रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा। यहां पे क्या रिलीज कर रहा था, H2 यानी हाइड्रोजन गैस। यहां पे क्या रिलीज करेगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर रिलीज करता है। सो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अच्छा आपने, चलो जो हमने पहले क्वेश्चन पूछा था ना उसका आंसर अभी हम लोग देते हैं। सर जो हमारे मुंह में सलाइवा आ रहा है, सलाइवा मतलब थूक। अच्छा सलाइवा कहने पर बड़ा मजा आता है, लेकिन थूक कहते हैं तो हाँ हाँ कहते हैं तो लगता छी, यू राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सलाइवा आप देखोगे तो सलाइवा का पीएच वैल्यू यानी थोड़ा सा 7 से कम होता है। मतलब ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होगा, एसिडिक। हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, पता है क्यों करते हैं, टूथपेस्ट का मेडिकेटेड नहीं है तो उसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमारे जो माउथ है, माउथ के अंदर जो एसिडिक पूरा क्रिएट हो चुका है, एसिडिक माहौल बन चुका है, उसमें से वह बेस होता है, बेस डालते हैं तो क्या होता है, वह उसका पीएच वैल्यू बढ़ाता है। और जब पीएच वैल्यू बढ़ाएगा तो हमारा जो टूथ डिके है वो रुक जाएगा, क्योंकि लगातार अगर सलाइवा पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 से नीचे आता रहेगा तो आपको पता है हमारे दांत सड़ने लग जाएंगे। जो दांत का सबसे आउटर लेयर होता है एनिमल, वो क्या होने लग जाएगा, डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, यानी टूथ पेस्ट करते हैं। दूसरी बात, सर हम लोग साबुन भी तो लगाते हैं, साबुन, यस साबुन बेसिक होता है, क्योंकि जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना आता है, पसीना किस नेचर का होगा, एसिडिक। कौन से नेचर का होता है, एसिडिक। और लगातार एसिडिक नेचर बना रहे, इट कैन बी अ कोरोसिव, ये कोरोसिव नेचर का होता है, हमारे ही स्किन को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, साबुन, यानी साबुन लगाते हैं और वो बेसिक नेचर का होता है और हमारे स्किन का पीएच बैलेंस, पीएच को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, जिससे ना तो स्मेल आती है और ना ही स्किन हमारा खराब होता है। अगर कोई भी सोप यानी जो सोप है, साबुन है, अगर उस खराब साबुन है उसकी पीएच वैल्यू यानी जो ज्यादा बेसिक होगा ना, वो हमारे बॉडी को हार्म भी कर सकता है। सो आप पीएच वैल्यू सर्च करके देख सकते हो, आगे इसमें भी पढ़ेंगे पीएच वैल्यू क्या होता है, कैसे होता है, कुछ यूजेस हैं, यू हैव टू नो दिस। बेस का यूज क्या है, बेस का यूज बहुत सिंपल है सर, हम लोग जो साबुन है, पेपर है, इस इंडस्ट्री में क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं। इट इज यूज एज द एंटासिड। अब यहां पे एक टर्म आया सर, एंटासिड क्या होता है, अ सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ प्रॉपर्टी टू रिड्यूस और द मिनिमाइज द एसिड, यानी जो एसिड के प्रभाव को कम कर सकता है, एसिड के प्रभाव को हटा सकता है, उसको क्या बोला जाता है, एंटा एसिड या एंटासिड। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कैसे यूज किया जाता है, एंटासिड। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको कभी एसिडिटी हुई है, यस सर, दो चीज होता है, अगर आपको एसिडिटी हुई है तो आपको घर वाले, अगर आसपास के लोग कहते हैं नींबू पानी पी लो, तो आपको नींबू पानी पीना चाहिए। सर 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 एसिडिटी मतलब एसिड, पेट में एसिड बढ़ गया है, एसिड बढ़ गया है, नींबू क्या होता है सर, नींबू क्या होता है, एसिड, और पेट में ज्यादा एसिड है तब भी हम एसिड डालेंगे तो ठीक होगा नहीं, तब उस समय क्या हमें ऐड करना चाहिए, उस समय हमें ऐड करना चाहिए बेस, यानी एंटासिड का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे पेट की एसिडिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो जब भी आपको एसिडिटी हो तो क्या करो, आपको एंटासिड यूज करना है, यानी बेस यूज करना है रेदर देन नींबू पानी। फिर बोलोगे सर एक चीज और भी होता है, इनडाइजेशन, मतलब आपका फूड डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है, उस केस में आप एसिड ले सकते हो, यानी फूड के डाइजेशन में एसिड क्या करता है, हेल्प करता है। हम लोग लाइव प्रोसेस जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से एंजाइम और कैसे एसिड हेल्प करता है। सो आगे जब हम लोग लाइव प्रोसेस का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। सो
वॉशिंग सोडा में यानी कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट आता है उसमें यूज किया जाता है इस बेस का। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा समझते हो, खाना बनाने का सोडा। आपने कई बार वो देखा नहीं, होटल में फटाफट 2 मिनट में खाना कैसे बन जाता है, कैसे बन जाता है, बेकिंग सोडा का ही यूज करते हैं। जैसे घर में आपको चने छोले बनाना है, बनाते हो खाना, बना लिया करो। अगर आपको चने छोले यूज करना है, खाना है, तो आप भिगोते हो, रात भर चने भिगोते हो, अगले दिन फिर उसको बनाते हैं। लेकिन होटल में बहुत जल्दी ये हो जाता है, तो क्या यूज करा जाता है, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा। आगे बढ़ेंगे। एसिड का सबसे बड़ा यूज क्या होगा, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स खेतों में जहां से हमें क्या मिलता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, जहां पे से हमें खाने के लिए मिलता है, तो फर्टिलाइजर्स हम लोग इसमें क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। एक्सप्लोजिव बनाने के लिए कई बार एसिड का यूज किया जाता है। एक्सप्लोजिव मतलब बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए भी इसका कई बार उपयोग किया जाता है। पेंट्स में, डाइज में, इन सब में एसिड का यूज किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री में जो लेदर के कपड़े पहनते हो, जूते पहनते हो, बेल्ट पहनते हो आप, वो सब क्या होते हैं, इनमें किसका यूज किया जाता है, एसिड का यूज किया जाता है। तो यू हैव टू जस्ट नो दिस, ये एसिड की ये क्या है, यूजेस हैं जो हमें पता होने चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ये पे आता है पीएच स्केल, जिसकी बार बार मैं बात कर रहा था। सर पीएच, पीएच वैल्यू, पीएच होता क्या है। वैसे इस पीएच का फुल फॉर्म ही है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब स्केल, स्केल आपने तो यूज किया ही होगा, क्लास 5-6 से पढ़ रहे हो। कंपास, कंपास में स्केल होता है। स्केल क्या काम करता है, सर मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए, लेंथ। वैसे ही ये पीएच स्केल मेजर करने के लिए काम में आएगा। क्या मेजर करेगा, एसिडिटी एंड दी बेसिसिटी। एनी सब्सटेंसेस व्हिच इज मेजर एसिडिटी और द बेसिसिटी नोन एज अ पीएच स्केल। जो एसिड और बेस को मेजर करके बताएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीएच स्केल। और इसकी जो हमारी ऑफिशियल जो 10th बुक में डेफिनेशन दी गई है वो उस कुछ इस तरीके से दी गई है फॉर्मूले के साथ। इट इज द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। H+ आयन का नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाता है, पीएच वैल्यू का मान निकल जाता है। पीएच वैल्यू देखना है, समझना है, तो यहाँ पे टेबल है, फिर भी हम लोग समझते हैं। ये जो पीएच है ना, ये पीएच का जो रेंज होता है, स्टार्ट कहां से होता है, पीएच का रेंज स्टार्ट होता है 0 से, खत्म कहां पे होता है, 14 पे। बीच में क्या है सर, 7। ये 7 इसको बोलते हैं न्यूट्रल। 7 को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब न यह तो एसिडिक होगा और ना ही यह बेसिक होगा। और न्यूट्रल का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, वाटर। वाटर, वाटर एसिडिक न्यूट्रल होता है। ओके, तो आप पहले ये बताओ कि पानी कैसा होता है, पानी का टेस्ट कैसा होता है, कलर कैसा होता है। वेट वेट वेट, अभी 2 मिनट हम देखेंगे, इसके बाद आप इसका आंसर कमेंट में देते रहो, तब तक मैं आगे बताऊंगा। मैं देखता हूं किसको पता है पानी का टेस्ट कैसा होता है, पानी का कलर कैसा होता है। अरे 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 अरे, व्हाइट लिख रहे हो क्या, पानी का कलर व्हाइट, टेस्ट मीठा मीठा, आहा। सो ना तो पानी का टेस्ट होता है और ना ही कलर होता है, इट इज टेस्टलेस एंड द कलरलेस। फिर आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि मेरे घर का पानी मीठा है, दूसरे घर में जाते हैं थोड़ा कड़वा आता है, कहीं पे सॉल्टी पानी है। यस, वो प्योर वाटर नहीं है, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें उस एरिया के हिसाब से कई सारे सॉल्ट्स मिनरल्स ऐड होते हैं। प्योर वाटर लोगे तो प्योर वाटर का टेस्ट कैसा होगा, टेस्टलेस होगा, इसमें कोई भी टेस्ट होगा ही नहीं। स्मेल, स्मेल जानना चाहते हो, स्मेल, ऑर्डर, ये ऑर्डरलेस भी होता है। नली का पानी नहीं, नली का पानी मत सूख लेना ना, नली का पानी प्योर पानी, प्योर पानी मतलब ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड दी कलरलेस। लेकिन इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7। कई बार क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर, तो पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर क्या होगा, 7 यानी 7। फिर बोलोगे सर, फिर जो ये रेंज है फ्रॉम दी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दी 6 मीन्स फ्रॉम दी 0 टू लेस देन 7। 0 से लेस देन 7 तक को हम लोग बोलते हैं एसिड। क्या बोला जाता है, एसिड। यस, फिर यानी जिसका पीएच मान 7 से कम होगा और 0 से लेके बड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। फिर यहाँ पे देखेंगे 8, 9, 10,
11, 12 एंड द 13 एंड द 14। 7 से ज्यादा और 14 तक का इसको हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, इसको मानते हैं बेस, यानी जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा और 14 से कम होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। और भी हम लोग समझते हैं सर, लगभग 0 से लेके 3 समथिंग, इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जिसका पीएच वैल्यू 0 से लेके 3 तक लगभग होगा, लेस देन 3, उसको हम लोग क्या मानेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन 3 मोर देन 3 टू दी लेस देन 7, इसको हम मानते हैं वीक एसिड। क्या माना जाता है, वीक एसिड। और 7 को तो हमने देख ही लिया, न्यूट्रल होता है। 8 से लेके लगभग समथिंग 11 एंड 12, इसको माना जाता है वीक बेस। क्या माना जाता है, वीक बेस। और मोर देन 11 मींस 12 टू 14, इसको माना जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या मानते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं इसको समझूं, थोड़ा लिखूं, तो हमें यहां पे ये समझ आता है कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समराइज कर देता हूं। अगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूं, एक सेकेंड ना, मैं इसको समराइज करने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैं बोलूं कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 0 टू समथिंग 3। अगर मैं बोलूं वीक एसिड का पीएच वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे सर 3 टू लेस देन 7, मतलब 3 टू लेस देन 7, ऐसा हम बोल सकते हैं। यस सर, मतलब अगर मैं एसिड की बात करूं तो जो एसिड का पीएच वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, बोलोगे सर 0 से लेकर 7 से कम, 0 या इक्वल देन या ग्रेटर देन एंड दी 7 लेस देन, यानी 7 से कम और 0 से ज्यादा, ये पीएच वैल्यू किसका होता है, एसिड का। फिर बोलोगे सर समराइज करो बेस को, बेस को समराइज करते हैं। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं, स्ट्रॉन्ग बेस का जो पीएच वैल्यू होता है क्लोज टू दी 14 होता है, मतलब कह सकते हैं 12 टू 14। और अगर वीक बेस की बात करूं तो वीक बेस का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, मोर देन 7, 7 से लेके 7 से ज्यादा होगा और लगभग 12 तक। मतलब जो बेस का पीएच वैल्यू होगा सर, वो बेस का पीएच वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, 7 से तो ज्यादा होगा, लगभग 14 तक होगा, 7 ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 14। बहुत कुछ एग्जांपल भी हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का सबसे बढ़िया एग्जांपल हम बहुत पहले पढ़ ही चुके हैं, HCl होता है, जैसे इसमें एसिटिक एसिड होता है। देयर आर मेनी मोर एग्जांपल जो हमने पहले कर चुके हैं, तो इस एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है। तो कई बार ये क्वेश्चन पीएच वैल्यू ही पूछ लिया जाता है कि पीएच वैल्यू ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है, इट इज बिटवीन द 13 एंड 14। अगर 13 भी ऑब्जेक्टिव में आता है तो भी टिक कर सकते हो, 14 आता है वो भी टिक कर सकते हो। मतलब ये 13 टू 14 क्या होता है, तो हम डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड थोड़ा आगे है, उसको करेंगे, वहां पे बताएंगे 13 कब होता है, 14 कब होता है। तो ये आपको स्केल बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। यानी वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। सलाइवा अभी बताया था ना, सलाइवा का पीएच वैल्यू क्या होता है, इट इज मोर देन 5.6 टू लेस देन 7। और भी हमारा ब्लड होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, कभी टेस्ट किए हो, किए हो, कर लेना, नहीं किए होगे तो। ब्लड का पीएच वैल्यू इट इज लिटिल बिट मोर देन दी 7, मतलब ये क्या होता है, हल्का सा बेसिक होता है। एंड देयर आर मेनी मोर थिंग। आप क्या करना, एक लिस्ट बनाना। कैसे बनाओगे, आसपास की देखना सारी जो सब्सटेंसेस हैं हमारे बॉडी में, कुछ सब्सटेंसेस हैं उनकी पीएच वैल्यू आप गूगल करो भाई, आज के डेट में बहुत सारी चीजें हैं, तो आप गूगल करके चेक करो, 2-4 लिस्ट बनाओ, ऐसे समझोगे कि इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। ये हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स है जो हमने अभी आपको बता दिया है, तो आप वैसे भी नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पहले कर ही लिया है और इसका डेफिनेशन और एग्जांपल भी दे दिया है, तो आपको समझ लेना। अभी हमने बताया आपको डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड, बहुत सिंपल है। डाइल्यूटेड का मतलब ये होता है जब सॉल्यूट का अमाउंट किसी सोल्यूशन में कम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड। बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे आपने शुगर और वाटर का सोल्यूशन लिया, शरबत लिया। अगर शुगर की क्वांटिटी कम है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, तो मतलब ऐसे कह लो थोड़ा सा कम मीठा है, मतलब कम शुगर डाला हुआ, उसको बोलेंगे डाइल्यूटेड। अगर हमने शुगर की क्वांटिटी ज्यादा कर दी, खूब बढ़ा दी, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा कर दिए, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड। तो जैसे मैंने NaOH को बोला ना,
NaOH का pH वैल्यू 14 तब होगा जब वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। अगर डाइल्यूटेड होगा तो NaOH की वैल्यू लेस देन 14 आ सकती है, मतलब 13 आ सकती है। इन द सेम वे HCl की वैल्यू जो pH वैल्यू होती है इट इज वेरी क्लोज टू दी 0 एंड दी अगर वो डाइल्यूटेड हुआ तो लगभग इट इज वेरी बिटवीन द 0 एंड दी 1। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू हमारे डेली लाइफ में क्या है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक में HCl प्रेजेंस होता है, आपको पता है? हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंस होता है। यह HCl हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। किस लिए? यह प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। साथ ही जब आप कोई खाना खाते हो, जैसे मान लो कई बार आप खेत में गए, फल है ऐसे पूछ के आपने डायरेक्ट खा लिया, उसमें कितने सारे बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं। तो उन बैक्टीरियाज को हम लोग देखते हैं, तो वो बैक्टीरियाज को किल करने का काम कौन करेगा? HCl ही करेगा। मतलब वो हमें हार्म ना कर सके तो HCl क्या करता है, पेट में इनको निपटा देता है। ठीक है। सो ये टूथ डिके, इसको तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है। अगर हमारे सलाइवा का पीएच वैल्यू नीचे आता गया, यानी 5.6 से नीचे आता गया, तो वह टूथ डिके का कारण बनेगा, यानी दांत आपके सड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। सो हमें टूथपेस्ट उस पीएच वैल्यू को बैलेंस करने के लिए करना होता है। सर से टूथपेस्ट से ही काम चलता है? नहीं, आप लगातार वाटर इनटेक भी करते रहोगे तो जो सलाइवेशन है हमारे मुंह में स्टोर है वो क्या हो जाएगा, वो सीधे हमारे पेट तक पहुंचता जाएगा और सलाइवा कम होते जाएगा, तो उसका पीएच वैल्यू क्या होते जाएगा, न्यूट्रलाइज होते जाएगा। सॉइल ऑफ द, बाकी डिफेंस ऑफ द एनिमल एंड प्लांट, बहुत सारे एनिमल और प्लांट इस एसिड और बेस का यानी पीएच वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंस करने के लिए। सॉइल ऑफ द पीएच वैल्यू, तो आपने देखा होगा, एक चीज आपने एज्यूम की होगी, हर एक एरिया में ना एक स्पेशल टाइप की क्रॉप होती है। जैसे छत्तीसगढ़ में धान की खेती होती है, क्या हर जगह धान की खेती हर एक एरिया में हर एक प्रकार की मिट्टी में हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक क्रॉप के लिए एक स्पेशल पीएच वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। जो पैडी होता है यानी धान की खेती के लिए पीएच वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए, समथिंग लेस देन 7 होनी चाहिए, जो कि उस पैडी के लिए यानी धान की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन में, प्लांट ग्रोथ में इस पीएच का बहुत इंपॉर्टेंस है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे भी। अच्छा, इसके पहले ना एक और चीज समझ लेते हैं, कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाट डज मीन एक्वारजिया। एक्वारजिया क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं अम्लराज। एक मूवी देखी है आपने जिसमें कहता है बुकैन वो खुश हुआ, और तो आपने वहां पे देखा होगा उसके सामने अमरीश पुरी का वो पिक्चर है, देखो, अगर देखा नहीं हो पुरानी पिक्चर है देखना, उसके सामने ऐसे कुएं जैसा खौलता हुआ पानी रहता है, उसमें से किसी व्यक्ति को फेंक देता है, वो तुरंत खत्म। मतलब उसमें कुछ तो केमिकल ऐसा रहा होगा ना, वी कैन से दैट वो क्या रहा होगा, एक्वारजिया। जैसे मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारे शरीर में पड़े, हमारे बॉडी में पड़े, या फिर किसी प्लांट के लीव्स वगैरह में पड़े, उसको क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, कोरोजिव नेचर होता है। लेकिन पता है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एक्वारजिया। एक्वारजिया मतलब इसमें क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट ऑफ द HCl एंड 1 पार्ट ऑफ द HNO3। मतलब 3 HCl, जैसे मान लो 3 लीटर HCl और 1 लीटर HNO3 मिला लिए ना, तो जो सोल्यूशन तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वारजिया बोलेंगे। मतलब इसको हम अगर डिफाइन करेंगे तो ये क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट ऑफ द HCl एंड द 1 पार्ट ऑफ द HNO3। ये एक्वारजिया अम्लराज होता है, ये भी आपको कई बार क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो आप इसको समझ के रखना। फिर आते हैं सॉल्ट। तो हमने समझ लिया एसिड क्या होता है, हमने समझ लिया बेस क्या होता है, अब हम समझ लेते हैं सॉल्ट क्या होता है। सो सॉल्ट क्या है? अभी आपने बार बार एक चीज देखा होगा सर, जब एसिड और बेस को हमने रिएक्ट करवा रहे थे तो क्या बन रहा था सर, सॉल्ट ही तो बन रहा था। मतलब सॉल्ट इट इज टाइप ऑफ द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जानते हो क्या होता है? अरे हाँ, 9th में पढ़े होगे। आयनिक मतलब जिसमें आयन होते हैं, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच वन पार्ट इज द पॉजिटिवली एंड सेकेंड पार्ट इज द नेगेटिवली चार्ज, मतलब जिसका एक पार्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। जैसे NaCl है, NaCl को तोड़ोगे ना सर, इसमें Na+ मिलेगा और क्या मिलेगा, Cl-। इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, जो हमारे टेबल पे रखा होता है ना, खाने वाले टेबल पे। तो NaCl, इसमें देखो एक पार्ट Na है, एक पार्ट Cl है, एक पार्ट पॉजिटिव है, दूसरा पार्ट क्या है, नेगेटिव है। तो सॉल्ट क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन बहुत इजी लैंग्वेज में की गई है, तो आप नोट डाउन कर लो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इस एसिड के एग्जांपल देखें बहुत सारे, जैसे कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिंक सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एंड सो ऑन। दीज आर द टाइप्स ऑफ द, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सॉल्ट्स। तो आप ये ऐसे 2-4 एग्जांपल लिख सकते हो जो आपको काम आने वाला है। इसकी प्रॉपर्टीज अगर समझना चाहेंगे तो सॉल्ट्स क्या होता है, सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड। तो सॉल्ट का जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो क्या होता है, सॉलिड में ही होता है। इसका एमपी बोले तो, एमपी मध्य प्रदेश, अरे नहीं नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, बीपी ब्लड प्रेशर, अरे नहीं यार, बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, ज्यादा होता है। सॉल्ट, ज्यादातर सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी ज्यादातर सॉल्ट क्या होंगे, पानी में ये घुल सकते हैं। सॉल्ट आर सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट को पानी में मिलाओगे तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो सॉल्ट को हमने समझा, सॉल्ट की डेफिनेशन समझी, एग्जांपल समझा एंड दी प्रॉपर्टी समझी। फर्दर बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में देखेंगे तो एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है और सिंपल सॉल्ट होता है। बहुत सिंपल है। एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन कराऊंगा, तब क्या बनेगा। अरे ऐसे समझो, अगर दो लोगों को हमने लड़ा दिया, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, जीतेगा कौन, स्ट्रॉन्ग वाला ना। तो यहाँ पे देखो एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए क्या बन जाता है, एसिडिक सॉल्ट। मतलब सॉल्ट का नेचर कैसा है, एसिडिक है। सर बेसिक सॉल्ट मतलब सिंपल है सर, बेसिक मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, तब बनता है बेसिक सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स, मोर देन मॉलिक्यूल्स एक साथ आ जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट जिस जो ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, मींस बोल सकते हो सर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिला लेते हैं तब क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और सिंपल सॉल्ट जैसे जो बिना सीधे सीधे डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स हैं उनको अगर हम लोग कैटेगराइज करें एक टाइप बोल सकते हैं सिंपल सॉल्ट की। तो एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, इसके नाम बस आपको याद रखने हैं। 10th बोर्ड में अभी तक क्वेश्चन ज्यादा आए नहीं है, तभी आपको याद रखना। आहा, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर। लिटमस पेपर याद आ रहा है, इंडिकेटर हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो इंडिकेटर मतलब होता है इंडिकेट्स। इंडिकेट मतलब क्या होता है, जो हमें जानकारी देता है। लेकिन हम यहां किसकी जानकारी लेंगे भाई, यहां हम लोग जानकारी लेने वाले हैं एसिड बेस की, यानी जो हमें एसिड बेस के बारे में जानकारी देगा कि कौन सी चीज एसिड है कौन सी चीज बेस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटर। यानी द सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर और द ऑर्डर when they added into acid or the alkaline solution is called the indicator। मतलब यह या तो ऑर्डर के फॉर्म में हमें बताएगा कि एसिड है कि बेस है, या तो हमें बताएगा कलर के फॉर्म में। जैसे लिटमस पेपर कलर चेंज हो रहा था ना, मतलब वो इंडिकेटर है। फन फैक्ट, यानी लिटमस पेपर ये हमारा एक इंडिकेटर है, और इंडिकेटर ये कहां से मिलता है, लाइकेन के प्लांट से मिलता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। आगे बढ़ेंगे तो इंडिकेटर आपने समझा, इंडिकेटर क्या होता है, जो हमें एसिड और बेस के बारे में जानकारी देगा, राइट। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो पहला इंडिकेटर आता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल यानी एनी सब्सटेंसेस व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरेक्टली नेचर, जो डायरेक्ट नेचर से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, यानी इसको हम लोग कहीं बनाते नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। यानी इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर सोर्स, उसको क्या बोलेंगे, जैसे
पहला एग्जाम्पल क्या है सर? लिटमस पेपर, हमने बताया था लाइकेन के प्लांट से मिलता है, और ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड कन्वर्ट ब्लू इनटू रेड, कन्वर्ट बेस कन्वर्ट रेड इनटू, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, पूरे याद को रखना। रेड कैबेज, सर रेड कैबेज भी हमारा क्या है? इंडिकेटर है। ये कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है। तो एसिड को क्या कर, एसिड में क्या हो जाता है? कलर अपना बदल लेता है, रेड हो जाता है, और बेस में अपना कलर बदल के कैसे बदल जाता है? बेस में अपना यह ग्रीन हो जाता है। टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी, हल्दी एसिड में कैसे रहती है? येलो रहती है, लेकिन बेस में कैसे हो जाती है? रेडिश ब्राउन। आपको एग्जांपल समझाते हैं। आप कहीं कभी पार्टी वार्टी में गए हैं, आपने व्हाइटिश रॉयल कलर आपने पहना हुआ है, और आपने खाते खाते सब्जी आपकी गिर गई, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है ना बुक में, देख लेना। टिकेश्वरी या टिकेश्वरी करके या फिर ऐसा कुछ करके है। तो आपके कपड़ों में सब्जी गिर गई, तो आपको येलोइश कलर इस व्हाइट कपड़े में लग जाएगा। बोलोगे यस सर लग जाएगा। तो अगर आप घर में जाओगे, उसको डिटर्जेंट से साफ करोगे, जैसे ही उसमें डिटर्जेंट पड़ेगा तो उसका येलो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और कैसा चेंज हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। मतलब वह येलो कलर जो कि हमारा हल्दी था, हल्दी जो कि होता है नेचुरल इंडिकेटर, हमने उसमें क्या लगाया? उसमें हमने साबुन लगाया, जो कि क्या होता है? बेस। तो बेस पड़ते ही अपना कलर चेंज कर लेगा, और कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। तो टर्मरिक क्या करता है? चेंज कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं वो रेडिश ब्राउन। फिर आता है सिंथेटिक इंडिकेटर या लैब मेड इंडिकेटर, जिसको हम लोग नेचुरली एक्सट्रैक्ट नहीं करते। कहां से? जिसको हम बनाते हैं लैब में। कहां पे बनाते हैं? लैब में। यानी जिसका नेचुरल सोर्स नहीं होता, उसका सोर्स कैसा होता है? सिंथेटिक, यानी लैब मेड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर या लैब मेड इंडिकेटर। इसके दो सबसे बड़े एग्जांपल और बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, वो है मिथाइल ऑरेंज और दी फेनाफ्थलीन। फेनाफ्थलीन को जब एसिड में मिक्स करोगे ना, तो ये कैसा दिखाई देगा? कलरलेस। कभी यूट्यूब में ऐसा देखे हो कि आप लोग पनीर में चेक करते हैं कुछ लिक्विड डाल के, फिर बोलते हैं कलर है, ये नेचुरल है, ये लैब में केमिकल से बनाया गया है। कुछ ऐसा ही सब्सटेंसेस है जिसको हम लोग इसमें ऐड करके चेक कर सकते हैं कि वह एसिडिक है कि बेस है। तो फेनाफ्थलीन को जब एसिड में डालोगे तो वो कैसा दिखाई देगा? कलरलेस, चेंज नहीं होगा। जब फेनाफ्थलीन को आप क्या करोगे? फेनाफ्थलीन को जब बेस में डालोगे तो कैसा कलर देगा? पिंक। फेनाफ्थलीन को न्यूट्रल कलर यानी न्यूट्रल होगा, जैसे पानी में डालोगे तो कैसा होगा? कलरलेस। मतलब फेनाफ्थलीन एसिड में कलरलेस होता है, बेस में ऐड करने पर कैसा कलर प्रोड्यूस करता है? पिंक कलर प्रोड्यूस करता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? ये कैसा होता है? रेड कलर का होता है, और मतलब मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड में ऐड करोगे तो कैसा कलर देगा? रेड। मिथाइल ऑरेंज को जब बेस में ऐड करोगे तो कैसा कलर देगा? येलो। क्योंकि अब पहले से ही ऑरेंज होता है, तो न्यूट्रल सोल्यूशन में जब इसको ऐड करेंगे तो कैसा कलर देगा? ऑरेंज। इसको लर्न कर लेना, याद कर लेना, बहुत सिंपल है। तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर है जो एसिड बेस और न्यूट्रल में अपना अलग अलग कलर चेंज करता है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी कम्स फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर बोले तो स्मेल, जो हम स्मेल के थ्रू अगर किसी भी एसिड बेस की पहचान कर सकते हैं उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अगर खट्टी गंध आती है तो वो एसिड है, और अगर कड़वी गंध आती है तो वो क्या है? बेस है। यानी ऐसे समझो, जो बच्चे ब्लाइंड हैं, अगर उनको एसिड बेस पहचानना हुआ, किसका यूज करते हैं वो? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का। ऐसा क्वेश्चन भी एक हमारे बुक में है कि अगर ब्लाइंड व्यक्ति है, अगर उसको एसिड बेस पहचानना है तो क्या करेगा वो? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का सॉरी इस्तेमाल करेगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एग्जांपल क्या है? वनीला हो गया, ओनियन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो स्मेल के थ्रू हमें बताते हैं कि वह एसिड है कि बेस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर ये अलग से है, ये आपके समझ जाना। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो कि प्रिडिक्ट हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, किसी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बताता है कि कितना ये स्ट्रॉन्ग है, कितना बेस वीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि आपको रेडिकल्स पहचानने हैं, एसिड और बेसिक रेडिकल्स। तो बहुत सिंपल है, तो समझो, मैं आपको समझा देता हूँ। आपके क्वेश्चन भी है, एसिड बेस रेडिकल्स पहचानते कैसे और आता कहाँ से? ये Cl माइनस है, सॉरी। जैसे मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यस सर, और HCl है।
इन दोनों को जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, बनाएगा अमोनियम क्लोराइड और क्या बनाएगा, बनाएगा वाटर। ये सॉल्ट बना सर? यस सर, सॉल्ट बना। लेकिन इसमें से ध्यान से देखो, ये Cl आया कहां से? बोलोगे सर ये Cl, ये तो एसिड है, एसिड से आया। इस Cl मतलब इसको तोड़ूंगा तो Cl माइनस लिखेगा, इस Cl को हम क्या बोल देंगे, बोल देंगे एसिड रेडिकल्स। मतलब वह पार्ट, सॉल्ट का वह पार्ट जो एसिड से ऑब्टेन किया गया है उसको क्या बोलेंगे, एसिड रेडिकल। फिर बोलोगे सर अमोनिया, अमोनिया कहां से आया सर, ये तो बेस है, यानी NH4, अमोनियम कहां से मिला, तो ये बेस से मिला, यानी NH4 को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस में आता है और इसको क्या बोल देंगे, बेसिक रेडिकल्स। क्या बोलेंगे, मतलब सर बहुत सिंपल है, अगर इसको समराइज करके लिखो ना तो जो भी पॉजिटिव वाला रहेगा, पॉजिटिव पार्ट, उसको क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल, और जो नेगेटिव पार्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे सर, एसिड रेडिकल्स बोलेंगे। तो इसमें से देखो KNO3 में इसको तोड़ोगे तो K प्लस निकलेगा और NO3 क्या निकलेगा, माइनस निकलेगा। तो K प्लस पॉजिटिव है सर, बेसिक रेडिकल्स, NO3 माइनस एसिडिक रेडिकल्स। कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, आपको कर लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन आपको PPT मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बस। बाकी एसिड रन थोड़ा सा हम समझते हैं और इसके बाद का जो पार्ट है वो हम लोग समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें से सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन होंगे। पूरे बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे बन सकते हैं और इसके सोल्यूशन क्या होते हैं, कैसे लिखेंगे, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट वैसा होने वाला है। अच्छा, आपने कभी ऐसा एज्यूम किया है कि आपको घर वाले कई बार जब बारिश होने वाली होती है, पहली बारिश आती है, तो घर वाले आपके कहते हैं कि बारिश में घूमने मत जाना या बारिश में भीगना नहीं, नुकसान करेगा। पता क्यों? अरे रैन रैन, एसिड रैन, मतलब जो बारिश है हो सकता है वो एसिड रैन हो। सर ये एसिड रैन का मतलब क्या हुआ, यानी जो हमारा वाटर आ रहा है ऊपर से वो प्योर, मोस्टली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। जब वो न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर उसमें से कुछ हार्मफुल गैसेस मिक्स हो जाएं, जब कुछ हार्मफुल गैसेस मिक्स हो जाएंगी तो वो क्या होगा, वो उसका अपने आप वहां पे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा, और जब बारिश होगी तो उसके साथ वो क्या आएगा, नीचे आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रैन। मतलब अगर हमारा जो वाटर है, जो बारिश में पानी आ रहा है, उसका पीएच वैल्यू 5.6 या इससे कम होना स्टार्ट हो जाए तो समझो कि वह क्या होगा, एसिड रैन होगा। अब एसिड रैन कुछ हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये सारे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होता है, ये सारे गैसें रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, एसिड रैन के लिए। केमिकल रिएक्शन देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड है सर, वाटर, ये वाटर के साथ मतलब समझो यहाँ से कि आपने एसिड फॉर्मेशन या फिर रैन का फॉर्मेशन तो आपने समझा ही होगा कि वाटर इवेपोरेट होता है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे वाटर बॉडी है, यहाँ से वाटर इवेपोरेट होगा, क्लाउड बनेगा, फिर क्लाउड के साथ ये क्या होगा, फिर बारिश के फॉर्म में क्या होता है, नीचे आता है। तो डिटेल में आप देख लोगे। तो ये हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस मान लो इस क्लाउड तक पहुंच जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगी, H2CO3, जिसको बोलते हैं कार्बोनिल एसिड। सर सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड भी अगर यहां से पहुंचती हैं तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती हैं, H2SO4 बना लेती हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती हैं। यही सल्फ्यूरिक एसिड क्या करते हैं, यही सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रैन के फॉर्म में नीचे आते हैं, या यही कार्बोनिल एसिड, यही नाइट्रिक एसिड फॉर्म वाटर के साथ नीचे आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रैन। एसिड रैन के खतरे क्या है सर, हमारे शरीर में पड़ेगा तो क्या हो सकता है, स्किन कैंसर तक हो सकता है, हमारा स्किन डैमेज कर सकते हैं, प्लांट में पड़ेंगे प्लांट डैमेज कर देंगे। अगर वही सारा कलेक्ट होके, वाटर कलेक्ट होके क्या होगा, वाटर कलेक्ट हुआ और वो वाटर बॉडी नदियों के थ्रू, नालियों के थ्रू पानी में गया, जो इक्वाटिक लाइफ है, यानी जो जल में रहने वाले जीव है, उनको भी नष्ट कर देंगे। और अच्छे से अगर एसिड हुआ तो पूरा का पूरा पृथ्वी ही साफ हो जाएगा। डायनासोर का अंत आपने देखा है क्या? अरे नहीं देखा होगा, सुना तो होगा। उसमें से एक थ्योरी ये भी कहती है कि डायनासोर का अंत किससे हुआ है, एसिड रैन से हुआ है। तो अगर तगड़े से एसिड रैन हो गया तो सब कुछ तहस नहस कर देगा।
एसिड रेन की वजह से आपने ताजमहल का कलर कम होता हुआ दिखा होगा। यस, तो ये सारे इसके क्या है, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकता है, एनिमल को नुकसान पहुंचा सकता है, प्लांट को डैमेज कर सकता है। सो हमारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा होने वाले हैं। एसिड रेन को हमने यहाँ पे समझा दिया है, तो आपको नोट्स बनाना होगा तो नोट्स आप बना सकते हो। तो आज की क्लासेस यहीं तक। एसिड बेस हमने डिटेल में सारी थ्योरी को कवर कर लिया है एक ही वीडियो में। इसका नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जीटा प्रेप व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे हर जगह जीटा प्रेप है। जीटा प्रेप आप जहां भी सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे आप बने रहना, जिससे आपको ये सारा नोट्स आपको पीपीटी के फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाए। धन्यवाद, सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहिए जीटा प्रेप के साथ।